हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर्स में हमने ये सीख लिया है जो चार्जेस हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं जैसे पॉजिटिव चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो भी क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सिमिलर चार्जेस में रिपल्सिव फोर्स होता है। और जो ओपोजिट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उनमें अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अब क्वेश्चन क्या है कि कोई दो सिमिलर चार्जेस हैं, उनमें जो रिपल्सिव फोर्स होगा ये तो क्लियर है, बट कितना होगा, हाउ मच। ओपोजिट चार्जेस हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्स होगा, कितना होगा, हाउ मच। तो ये जो है वो फोर्स कितना होगा, क्या उसका डायरेक्शन होगा। तो उसके लिए कूलम्ब्स ने जो है एक लॉ बनाया विच वी कॉल कूलम्ब्स लॉ। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक्सपेरिमेंटल लॉ है। कूलम ने अलग अलग चार्जेस के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, तो देखिए मेरे पास सपोज करो ये दो चार्जेस हैं, वन इज Q1 सेकेंड इज Q2, और इनके जो सेंटर्स हैं उनमें जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, दैट इज R। तो इनके बीच फोर्स देखी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर सेम चार्जेस हैं तो, और रिपल्शन अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन। तो कूलम ने फाइंड आउट किया जो फोर्स थी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज चार्जेस। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा था तो फोर्स ज्यादा आ रही थी, अगर मैग्नीट्यूड कम था तो फोर्स कम आ रही थी एक्सपेरिमेंटली। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। सेकंड इज, उन्होंने क्या देखा, जो फोर्स थी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो डिस्टेंस था उसका स्क्वायर और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर। अब अगर हम इन दोनों को क्लब कर दें तो लॉ क्या निकल के आया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, एंड इट इज प्रोपोर्शनलिटी का साइन इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो कांस्टेंट आएगा K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सो K Q1 Q2 upon R square. So this is the Coulomb's law. F is force is equal to K, where K is proportionality constant, or you can say electric force constant, Q1 Q2 upon R square. तो इसको हम अगर डिफाइन करें Coulomb's law को, तो force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of distance between them. So this was Coulomb's law. तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में अगर हम बात करें K के बारे में, जो K है उसका क्या हो गया, F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। हम K के यूनिट्स फाइंड आउट करते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन, R मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम, सो इट इज कूलम स्क्वायर। सो जो K है उसके यूनिट्स होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यूनिट्स ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। एंड जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है, इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। वन इज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हम कौन से यूनिट्स में बात कर रहे हैं उसकी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एंड सेकंड इज द मीडियम, हम मीडियम कौन सा चूज किया है। जो दो चार्जेस हैं जो कौन से मीडियम में प्लेस्ड हैं, तो मीडियम पे भी K की वैल्यू डिपेंड करती है। क्लियर। अब अगर हम CGS सिस्टम की बात कर रहे हैं तो CGS सिस्टम में K की वैल्यू 1 होती है। क्लियर। अगर हम SI सिस्टम की, ज्यादातर हम SI सिस्टम ही यूज करते हैं, अगर हम SI सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें K की वैल्यू देखो, अगर तो मीडियम है फ्री स्पेस मीडियम है। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम है जैसे, तो उसमें K की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, इट इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी स्पेलिंग जहां पे थोड़ा गलत हो गया, परमिटिविटी
हाँ जी, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल टू resist the electric lines to pass through itself। कोई मीडियम इलेक्ट्रिक लाइंस को पास करने के लिए जितना रजिस्ट करेगा, रोकेगा पास करने से, ट्रांसमिट होने से, वही उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। अगर किसी मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है, दैट मीन्स वो ज़्यादा रजिस्ट करेगा, रोकेगा, इलेक्ट्रिक लाइन उससे पास नहीं करेंगे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश नहीं होगा, तो वहाँ पे फोर्स भी कम होगा। अगर किसी की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू स्मॉल है तो वो इलेक्ट्रिक लाइंस को अपोज कम करेगा, उसमें इलेक्ट्रिक लाइन ज़्यादा पास करेंगी, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर डेवलप हो सकता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो हैं ये वाली वो ज़्यादा हो सकती हैं। तो एक बात याद रखिए, जहाँ पे इसकी वैल्यू स्मॉल होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्सेस ज़्यादा लगेंगी, जहाँ पे इसकी वैल्यू लार्ज होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या होंगी? कम होगी। चलो हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, तो फ्री स्पेस में K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इसको आप सॉल्व करके देखें, इसकी वैल्यू आप याद रख सकते हैं, इट इज़ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये फ्री स्पेस में इसका वैल्यू होता है K का। अब फ्री स्पेस में हम अगर देखें तो फोर्स का जो फॉर्मूला है फॉर फ्री स्पेस, नॉट आई एम यूजिंग फॉर फ्री स्पेस, हियर ऑल्सो। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस इज K की वैल्यू हमारे पास होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो इट इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स। इसे हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखिए जो फोर्स है वो एप्सिलॉन नॉट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। जिस मीडियम का एप्सिलॉन का वैल्यू लार्ज होगा उसमें फोर्स कम होगा, जिस मीडियम का एप्सिलॉन का वैल्यू स्मॉल होगा उसमें फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। सो दिस इज द फोर्स इन फ्री स्पेस। अब अगर मीडियम हमारे पास फ्री स्पेस नहीं है, कोई अदर मटीरियल मीडियम है, कुछ भी हो सकता है, एनी अदर मटीरियल मीडियम, तो वहां पे K क्या होगा? यूनिट SI यूनिट की बात ही कर रहे हैं हम, वहां पे K क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, वहां पे हम यूज करेंगे टर्म, वहां पे टर्म क्या आ जाएगी? एप्सिलॉन। एंड व्हाट इज एप्सिलॉन? ये मैं आपको बता रहा हूं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ, अब हम फ्री स्पेस नहीं यूज कर रहे, मीडियम यूज कर रहे हैं, तो मीडियम, जो भी मीडियम है उसका एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। क्लियर हुआ? ओके। तो इसका वैल्यू अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगा, तो K का वैल्यू भी अलग अलग मीडियम में अलग अलग आएगा। अगर मैं फोर्स की बात करूं, मीडियम में फोर्स कितना हो गया, तो K की वैल्यू हम कितनी पुट कर देंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो दिस इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स व्हेन दे आर प्लेस्ड इन सम अदर मीडियम। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आपको क्लियर हुआ? इसका मतलब ये क्लियर है, अगर मैं मीडियम चेंज करूंगा तो मेरा जो फोर्स है चेंज होगा। अगर मेरे पास दो सिमिलर चार्जेस हैं, मतलब दो चार्जेस हैं Q1 Q2, मैंने उनको रख दिया जहाँ पे एयर में, उनके बीच कोई फोर्स लग रहा है, सपोज करो 5 न्यूटन। अब उन्हीं दो चार्जेस को मैंने वाटर में रख दिया, वही सेम डिस्टेंस पे रखा है, जितना एयर में था वही वाटर में रखा है सेम डिस्टेंस पे, क्या वहाँ पे भी जो फोर्स है 5 न्यूटन होगा? नो, क्योंकि मीडियम चेंज करने से K का वैल्यू, एप्सिलॉन का वैल्यू चेंज होगा, तो दैट मीन्स K का वैल्यू जो है, जो सारा वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैज डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट मीडिया। अब आगे देखिए, अब अगर इक्वेशन 1 को मैं डिवाइड करूं इक्वेशन 2 से, ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए आप, FO डिवाइडेड बाई FM क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई 1/4 पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज 1 एप्सिलॉन, एक बार मैं सारा लिख देता हूँ, चलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। नाउ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। सो F0 बाई FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट।
क्लियर हुआ जी। जी एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन आर, यानी रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आ गया हमारे पास। या फिर इसको एक और नाम दे दिया जाता है के हियर इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब दोनों को डिफाइन करने, डेफिनेशन दोनों का सेम ही रहेगा, रिलेटिव परमिटिविटी का भी, के का भी। अब रिलेटिव परमिटिविटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे हम, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। सो रिलेटिव परमिटिविटी, इसका मीनिंग क्या है, हम किसी मीडियम की परमिटिविटी देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, इट इज एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। जिस भी मीडियम की आपने रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है तो आप क्या करोगे, उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं हम। ओके, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगी, रिलेटिव परमिटिविटी। सो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ऊपर एंड नीचे सेम क्वांटिटी है, तो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे। सो रिलेटिव परमिटिविटी, और वी कैन से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट हैज नो यूनिट्स। क्लियर। अब आप ये भी देख सकते हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ नॉट बाय एफ एम, ऐसे भी तुसी यू कैन डिफाइन फ्रॉम हियर ऑल्सो। सो व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस in the free space to the forces between those two charges in the medium. क्लियर। तो जहां से भी आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू आ जाएगी। अगर किसी की एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकालनी है तो दैट इज एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो ये फॉर्मूले हैं आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको कूलम्स लॉ काफी क्लियर हो गया होगा। हाउ वी कैन राइट दिस लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सो फॉर दैट you must have some knowledge about the vectors, like what is vector, how we write vector, and what is unit vector. So let us see, जो vector quantity है, a suppose a is a vector quantity, a vector, इसको हम कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में दोनों चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है, सेकंड डायरेक्शन होती है। ठीक है जी। तो जो ये लिखा है मैंने, ये मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड, ये अपने +1 में पढ़ा होगा सब कुछ, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सो वेक्टर क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर मोड यानी मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। जो ए कैप है इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मींस इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 यूनिट, एंड इसका डायरेक्शन क्या होता है, वही जो इस गिवन वेक्टर ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो ये यूनिट वेक्टर बेसिकली डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। सो ए वेक्टर इज मैग्नीट्यूड एंड ए कैप, ए कैप इज डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर। तो ए कैप है जो यूनिट वेक्टर, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर। इसको हम यूज करेंगे। अच्छा देखिए, एक चीज और समझे हम। अब सपोज करो कोई कार मूव कर रही है, उसकी जो स्पीड वेलोसिटी है दैट इज 13 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। वेलोसिटी देखो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें दोनों चीजें गिवन है, मैग्नीट्यूड भी गिवन है, डायरेक्शन भी गिवन है। सो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, 13 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स ईस्ट। क्लियर। अब डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है, 13 मीटर पर सेकेंड, ये मैग्नीट्यूड हो गया, इसमें डायरेक्शन छोड़ दी हमने। अब देखिए 13 मीटर पर सेकेंड से 13 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर। तो हमारे पास कितना बचा यहाँ पे, 1। तो जो यूनिट वेक्टर है, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, और ओनली क्या रह जाती है, डायरेक्शन रह जाती है, दैट इज टुवर्ड्स ईस्ट। क्लियर हुआ। तो यूनिट वेक्टर हमें क्या बताएगा, जो वेलोसिटी इसकी डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स ईस्ट है, मैग्नीट्यूड इसमें कितना रह गया, 1 रह गया। तो ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और ये भी देख सकते हैं इसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। जो यूनिट वेक्टर है इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि जहां पे यूनिट था जो मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी मीटर पर सेकंड, वो कैंसिल हो गया। क्लियर। तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। तो बेसिक समझ गए होगे आप। वैसे आपने +1 में रीड किया है, जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं हम। क्लियर। तो आइए आगे चलते हैं हम।
अच्छा देखिए, अब मेरे पास सपोज कीजिए दो पॉइंट्स हैं, वन इज दिस पॉइंट P एंड सेकंड इज दिस पॉइंट Q। क्लियर? दो पॉइंट्स मैंने ले लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में। दिस इज माय कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेट ऑफ एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर कोई जेड एक्सिस हो सकता है। जो पॉइंट P है इसका कोई पोजीशन वेक्टर है, मैंने सपोज कर लिया R1। यू नो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? वो इस जो पॉइंट है P इसकी पोजीशन बताएगा, अभी x की तरफ कितना डिस्टेंस है, y की तरफ कितना है, z की तरफ कितना है, तो इससे इस पार्टिकल की पोजीशन आ जाएगी जिसे हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। सो R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, R2 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। क्लियर हो गया? अब यहां पे आप ये भी लिख सकते हो, अगर हम ट्रायंगल लॉ यूज करें, याद करो +1 में रीड किया था, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ जो है यहां पे मैं यूज कर रहा हूं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर। नाउ व्हाट इज OP वेक्टर? R1 वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर, दैट इज R2 वेक्टर। क्लियर? सो PQ वेक्टर है जो हमारे पास, PQ वेक्टर वो क्या आ गया हमारे पास? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर हो गया? तो जो PQ वेक्टर है उसको मैं क्या लिख सकता हूं? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसको आप याद कीजिए, थोड़ा याद रखिए, कोई भी वेक्टर आपने लिखना है, कोई डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर लिखना है, तो वो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। जो देखो PQ वेक्टर इट इज गोइंग फ्रॉम P टू Q, इज इन दिस डायरेक्शन है ना, P से Q की तरफ डायरेक्टेड, इज डायरेक्टेड from P to Q, that's why it is called PQ vector. So it is position vector of Q which is R2 minus position vector of P which is R1. So it is final position vector minus initial position vector. Clear? इसको PQ vector को ना, इस डायरेक्शन वाले वेक्टर को हम ये भी लिख सकते हैं R12 वेक्टर। तो इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं R12 वेक्टर। इसका मीनिंग क्लियर है? इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q, R12 वेक्टर। सो इट इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर? इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको पहले ही मैंने बता दिया। सिमिलरली अगर आपने R12 वेक्टर लिखना होता फिर कैसे लिखते? फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो फाइनल क्या आएगा इसमें? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर? तो चलिए हम कूलम्स लॉ की तरफ बढ़ते हैं, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना देखते हैं। तो सपोज करिए मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, P पॉइंट पे एक चार्ज पार्टिकल मैंने रख लिया Q1 एंड Q पॉइंट है जो इस पे एक चार्ज पार्टिकल हमने रख लिया, दैट इज Q2। सो Q1 एंड Q2 आर टू चार्ज पार्टिकल्स। अब जो मैंने सपोज कर लिया, सपोज करो ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव है, suppose this is also positive, this is also positive, you can also take negative but I am taking positive, Q1 is positive, Q2 is positive। क्लियर? जो इनके बीच गैप है, ये डिस्टेंस है, ये हमने सपोज कर लिया कितना है? R है। ओके, अब दोनों सिमिलर चार्जेस हैं तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन या रिपल्शन? सिमिलर चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, सो दे विल रिपेल ईच अदर। जो फर्स्ट चार्ज है अगर मैं कहूं वो सेकंड चार्ज पे फोर्स लगाएगा, इसको रिपेल करेगा, तो इस तरफ फोर्स लगेगी। अब देखो ध्यान से, इसको हम क्या नाम देंगे? फोर्स कौन से चार्ज पे लग रही है? सेकंड पे। किसके कारण लग रही है? लगा कौन रहा है? फर्स्ट। तो इसको हम नाम देंगे फोर्स को F21। ये जरूर माइंड में आपने अच्छे से याद कर लेना है, F21। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ F21? फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। तो जो फर्स्ट वाला इसको रिपेल करेगा, तो ये F21 की ये डायरेक्शन होगी जो मैंने बनाई है। सिमिलरली अब जो सेकंड चार्ज है Q2, वो Q1 पे फोर्स लगाएगा, वो Q1 को रिपेल करेगा, तो इधर की तरफ फोर्स लगेगी ऐसे। तो इस फोर्स को हम क्या नाम देंगे? फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड पार्टिकल। तो इस फोर्स का नाम क्या आ गया? F12। क्लियर? तो F12 F21 ये क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। F12 मींस फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, F21 मींस फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। क्लियर हो गया? चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर मैंने ये वाला वेक्टर है जो
इस वेक्टर को लिखना हो तो मैं इसको क्या लिखूंगा, r12 वेक्टर, ये हमने पहले बात कर ली। और अगर इस वेक्टर को लिखना हो Q से P, QP वेक्टर को, फिर क्या लिखूंगा इसको मैं r, क्योंकि ये 2 से 1 की तरफ जा रहा है, r21 वेक्टर। क्लियर, ये वेक्टर्स हैं। इस वाले वेक्टर को लिखूंगा r12 वेक्टर और इस वाले वेक्टर को लिखूंगा r21 वेक्टर। क्लियर। और जहां पे यूनिट वेक्टर भी अगर मैं बता दूं, अगर मैंने ओनली ये वाली डायरेक्शन देखनी है तो मैं यूनिट वेक्टर से लिखता हूं। तो ये वाली डायरेक्शन के लिए मैं कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करूंगा, r12 कैप। क्लियर, फॉर दिस डायरेक्शन। और इस डायरेक्शन के लिए हम कौन सा यूनिट वेक्टर यूज कर सकते हैं, यहीं पे लगा देता हूं मैं r21 कैप। क्लियर हुआ। फॉर दिस डायरेक्शन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय r12 कैप, क्योंकि इस साइड वेक्टर कौन सा r12 वेक्टर है, ये वेक्टर है, और इसका कैप लगाएंगे तो वो यूनिट वेक्टर रह जाएगा, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो r12 कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन एंड r21 कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन। क्लियर। तो आइए अब हम फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो ये वाला फोर्स होगा F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, K यू नो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड Q1 Q2 अपॉन जो उनके बीच में डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, जो गैप है उसका स्क्वायर। क्लियर। तो इसको हम गैप है जो हम जानते हैं, इसको हम सिंपली क्या कह सकते हैं, R। सो इट इज R स्क्वायर। क्लियर। कि जो गैप है उसका मैग्नीट्यूड हमने R लिया हुआ है इनटू, देखो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने लिख दिया, बट हमने साथ में क्या लिखनी है, फोर्स की डायरेक्शन। ये वाली फोर्स की डायरेक्शन लिखनी है। तो ये वाली फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर यूज होगा, R21 कैप। R21 कैप है जो ये वाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो इट इज R21 कैप। ये हमारे पास आ गया फोर्स का इक्वेशन, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्ट ड्यू टू फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। नाउ फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज Q1, तो ये वाला फोर्स आएगा F21। इट विल बी K मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस Q1 Q2 अपॉन गैप है जो मैग्नीट्यूड लेंगे गैप का उसका स्क्वायर, R स्क्वायर इनटू डायरेक्शन। ये वाली डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे हम, R12 कैप। सो दिस इज द इक्वेशन सेकंड। तो ये देखिए जी, हमने जो फोर्स की इक्वेशन थी F12 की, F21 की, उनको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। तो कैसे लिखना है वेक्टर फॉर्म में, थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। अरे जहां से हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि जो कूलम फोर्सेस हैं वो न्यूटन थर्ड लॉ ओबे करती हैं। सो हाउ यू कैन प्रूव दैट कूलम लॉ, जो कूलम फोर्सेस ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ, तो हम जहां से देखेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दिस इज द फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, दिस इज द फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, ये दोनों फोर्सेस होगी। अब देखो यहां पे हमने पढ़ा था पहले R12 कैप है जो, एंड जो R21 कैप है, ये दोनों क्या हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। R12 कैप इस डायरेक्शन में है, R21 कैप इस डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो मैं लिख सकता हूं जो R12 कैप है दैट इज इक्वल टू माइनस R21 कैप। पहले भी मैंने आपको बताया ये वाला पार्ट, तो ये हम यूज करेंगे। तो देखिए ध्यान से, मैं ये R12 की कैप की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने जा रहा हूं। तो क्या बनेगा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू इट विल बी माइनस R21 कैप। नाउ माइनस को बाहर ले आए हम, तो क्या रह गया हमारे पास, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू R21 कैप। क्लियर। अब ये देखिए, जो माइनस को छोड़ दो, आप माइनस अलग रख दो, जो ये वाला पार्ट रह गया पीछे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 कैप। देखो इक्वेशन नंबर 1, ये क्या चीज है, दिस इज F12। तो इसको हम पुट कर रहे हैं, सारे वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूं F12 वेक्टर। तो यहां से देखिए क्या हमारे पास आ गया निकल के, F21 वेक्टर दैट मींस फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट इज इक्विवेलेंट ऑपोजिट टू F12 फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू
सेकेंड। तो ये दोनों फोर्सेज हैं जो दीज आर इक्वल एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट मींस कूलम्स लॉ है जो कूलम फोर्सेज हैं वो न्यूटन थर्ड लॉ है जो उसको ओबे करती हैं। क्लियर हो गया जी आपको? अच्छा देखिए थोड़ा हम और देखते हैं वेक्टर फॉर्म में, इसको मैं रफ कर देता हूं इतने पार्ट को। तो ऐसे हमने लिखा था फोर्स को वेक्टर फॉर्म में। इक्वेशन नंबर 1 को मैं दोबारा रीराइट करता हूं, देखिए इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए वेक्टर फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं हम। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू R21 कैप। मैंने क्या किया, मैं इस इक्वेशन को R से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और R से डिवाइड कर रहा हूं। जब मैं ऐसे करूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा R क्यूब और जहां पे क्या हो जाएगा R21 कैप। क्लियर? ये समझ में आ गया? अब ये देखिए R21 कैप क्या चीज हुई, दिस इज R21 वेक्टर। ध्यान से देखिए डायग्राम में R21 वेक्टर इस फ्रैक्शन में है। अगर R21 वेक्टर को मैंने लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, R है, क्योंकि R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी R है, R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी R है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जस्ट डायरेक्शन ही ऑपोजिट है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया R इंटू ये वाली डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या हो गया R21 कैप। सो दैट मींस R इंटू R21 कैप हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा R21 वेक्टर। सो इन द नेक्स्ट स्टेप R21 वेक्टर। सो F12 जो फोर्स है दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R21 वेक्टर। क्लियर हुआ आपको? अच्छा आगे देखिए, अगर आप इसको R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, F12 वेक्टर विल बी K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब एज इट इज R21 वेक्टर। अब सोचो, याद करो, मैं आपको बता चुका हूं जो R21 वेक्टर है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। सो इट विल बी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, स्टार्टिंग में हमने लिखा था। क्लियर हो गया जी? तो ऐसे भी हम इस फोर्स को लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इन वेक्टर फॉर्म। ये हमने F12 को लिखा है। अब सिमिलर फैशन में ट्राई टू राइट इन द फॉर द F21, आप ट्राई करो F21 के लिए लिखो ऐसी इक्वेशन। लेट मी राइट F21 वेक्टर K Q1 Q2 R से मल्टीप्लाई R से डिवाइड, सो हियर विल बी R क्यूब इंटू R12 कैप। नाउ K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R12 कैप, आप समझ गए होंगे, इट विल बी R12 वेक्टर। क्लियर? और इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R12 वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल, फाइनल जहां पे क्या आ रहा है 2 R2 वेक्टर माइनस इनिशियल R1 वेक्टर। तो ये हमारे पास आ गई फोर्स F21। क्लियर हो गया? F21 इज K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R21 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर? तो इस तरीके से हम जो फोर्सेस की इक्वेशन है वो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। आई थिंक आपको जो अच्छे से समझा गया होगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। व्हेन यू विल गो टू हायर क्लासेस, तो हायर क्लासेस में आपको फोर्सेस की सारी इक्वेशन मोस्टली इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में लिखी मिलेंगी, तो इनकी अच्छे से अभी प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।